हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? फिजिक्स कैसी लग रही है आपको? और आपने मुझे कमेंट से बताया नहीं कि आपके स्कूल में या आपकी कोचिंग में, अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो कौन सा चैप्टर चल रहा है, ताकि मुझे भी पता पड़े कि मैं कितना स्लो हूँ या उनसे आगे हूँ। आई थिंक स्लो ही रहने वाली हूँ, बिकॉज स्कूल में आपकी डेली क्लासेस होती है और मैं ऑल्टरनेट डेज पे वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। तो कोई नहीं, हम लोग टाइम पे कवर कर लेंगे, वो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हम लोगों ने हमारा जो क्लास 11 का पार्ट सेकंड है उसका चैप्टर 1 है, वो स्टार्ट कर दिया था। उसके ऊपर 2 वीडियोस भी डाल दिए थे। थोड़े शॉर्ट वीडियोस डाले थे मैंने, ताकि आपको देखने में थोड़ा इजी रहे। और आज हम लोगों का उस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। 2-3 छोटे छोटे से टॉपिक्स रहे हैं, वो आज हम लोग कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो काफ़ी बड़ा है, फ्लूइड से रिलेटेड। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी टाइम लेगा चैप्टर को कंप्लीट करने में भी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम लोग। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा, हम लोग बात करते हैं पॉइजन्स रेशियो की। तो हमारा पहला टॉपिक है पॉइजन्स रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, विच इज हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ये हमारे पास सिंबल है। और हमारे पास इसका जो डेफिनेशन है या फिर रेशियो इटसेल्फ बोले वो होता है lateral strain divided by longitudinal strain। देखो ये जो रेशियो है, ये जो कांस्टेंट है ना, ये जो हमारे पास यंग्स मॉडुलस था, बल्क मॉडुलस था, उनसे अलग है। बिकॉज वो जो कांस्टेंट्स थे ना, उनके जो डेफिनेशन रहता था वो रहता था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अलग अलग में रहता था। वॉल्यूम की बात करते थे तो वॉल्यूम स्ट्रेस होता था। हम लोग जब यंग मॉडुलस की बात करते थे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता था। बट जब हम लोग पॉइजन्स रेशियो की बात करते हैं तो उसमें ऊपर भी स्ट्रेन रहेगा, नीचे भी स्ट्रेन रहेगा। और जब दोनों साइड सेम टर्म आ रही है, विच मीन्स ये क्या होता है, डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। द रीजन इज, आप ऊपर भी स्ट्रेन ले रहे हो, नीचे भी स्ट्रेन ले रहे हो। तो अगर ऊपर स्ट्रेन की बात करते हैं, मीटर आता है उसका यूनिट, नीचे भी मीटर आता है, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो विच मीन्स ये डायमेंशनलेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये तो बात हो गई बेसिक प्रॉपर्टीज की। पॉइजन्स रेशियो की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है। लेकिन हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में पढ़ा है। जब हमने यंग्स मॉडुलस पढ़ा था तो वहाँ हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पढ़ा था, लेकिन हमने लेटरल स्ट्रेन नहीं पढ़ा है। तो लेटरल स्ट्रेन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ने यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करी ना, तो हम लोग कोई पाइप ही लेके चलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सिलेंड्रिकल पाइप और सिलेंड्रिकल वायर। आप कुछ भी लिख दो, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा ब्रॉड लिया। अगर आप वायर भी ले रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, फोर्स लगाया और मान लो इसकी इनिशियल लेंथ क्या है, कैपिटल L। अब मैंने फोर्स लगाया, उसको मैं खींच रही हूँ, तो खींचने की वजह से क्या होगा, उसकी लेंथ इंक्रीज होगी ना, वो एक्सपांड होगा। मैं खींच रही हूँ, एक्सपांड होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, जब खींचने के बाद या फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी है, एंड दिस लेंथ इज नाउ व्हाट, L प्लस डेल्टा L। इसका मतलब इसमें ये डेल्टा L का क्या आया है, इंक्रीज आया है। ये सारी जो चीज़ है ना, वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। अगर कुछ नया नहीं है तो ये जो स्ट्रेन आ रहा है ना, दैट इज डेल्टा L अपॉन L। वी नो ये कौन सा होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे पता करना है कि लेटरल स्ट्रेन क्या होता है। तो देखो, जब भी आप फॉर एग्जांपल आप कोई वायर का एग्जांपल ले लो, आपने वायर पे फोर्स लगाया, ऑब्वियस सी बात है अगर आपने उसको स्ट्रेन प्रोड्यूस करना है तो आपको तो स्ट्रेस करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा। दोनों ही केस में डेल्टा L इंक्रीज होगा या फिर डेल्टा L कम होगा। ठीक है, वो चीज़ आपको पता है। तो अगर मैं इसको एक्सपांड कर रही हूँ, खींच रही हूँ, तो आप खुद देखो ना, जब इसकी लेंथ बढ़ी तो उसकी डायमीटर कम नहीं होगी क्या? आप किसी वायर को फोर्स लगा के खींचो, वो वायर लंबा तो हो जाएगा, लेकिन वो उसके साथ साथ में पतला भी तो होने लग जाएगा, थिनिंग भी तो होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो प्रॉपर्टी रहती है कि हम लोग लेंथ तो एक्सपांड कर रहे हैं फोर्स लगाने की वजह से, लेकिन इसकी वजह से उसके डायमीटर में, उसके रेडियस में जो डिक्रीमेंट आ रहा है ना, वो कौन सा होता है, लेटरल स्ट्रेन होता है। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियली इसकी डायमीटर कितनी थी, D थी, और जब हमने इसको फोर्स लगा के स्ट्रेच करा तो इसकी डायमीटर कितनी हो गई, D' हो गई। अब आप खुद देखो, आप स्ट्रेच करो, देखो ये तो बेसिक आपका कॉमन सेंस यूज़ करना है कि जब आप उसको खींचोगे तो उसकी डायमीटर बढ़ने वाली है, कम होने वाली है। ठीक है, आप खींचोगे, थिनिंग होगी, इसका मतलब उसका डायमीटर बोल दो या रेडियस बोल दो, क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। जो चेंज हो गया, कितना हो गया, D'। और ये जो D' है ना, वो कितना होगा, D माइनस डेल्टा D। यही तो होगा ना, कुछ अमाउंट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
और ये जो डेल्टा डी है ना, वो ही हमारा क्या आता है, चेंज इन डायामीटर। देखो आप चाहे डायामीटर लिखो चाहे रेडियस लिखो, दोनों ही सेम रहने वाला है। द रीजन इज, आप स्ट्रेन की बात कर रहे हो ना, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो आप चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर करो या चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस करो, सेम होने वाला है, बिकॉज वो अपॉन 2 करोगे ना, वो चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास लेटरल स्ट्रेन की डेफिनेशन आ गई। तो बेसिकली लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, जब हम लोग किसी वायर को, किसी सॉलिड को स्ट्रेच करते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर क्या आता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ रहा है ना, तो उसके अंदर लेटरल स्ट्रेन भी आएगा। किसकी वजह से आएगा, बिकॉज उसकी डायमीटर या फिर उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, उसमें डिक्रीमेंट आएगा। उसकी वजह से जो स्ट्रेन हमें मिल रहा है ना, वो कौन सा होगा, लेटरल स्ट्रेन होगा। तो ये सारी की सारी रामायण है, उससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है। हम लोग इसको हटा देते हैं। सारी की सारी चीज़ से हमें पता पड़ता है कि हमारा जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा सिग्मा इक्वल्स लेटरल स्ट्रेन कितना होगा, डेल्टा डी अपॉन डी लिख दो, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विच इज डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये जो फॉर्मूला है ना, वो है हमारे पास पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन क्यों आएगा, देखो अगर हमने अभी जो चीज़ एक्सप्लेन करी ना, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग बोलूँ तो ये नेगेटिव साइन इसलिए बिकॉज जो लेंथ है वो तो इंक्रीज हो रही है खींचने पर, लेकिन उसकी डायमीटर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो नेगेटिव साइन इज ड्यू टू द डिक्रीमेंट इन डायमीटर। ठीक है, और इसका ऑपोजिट केस भी होता है। ठीक है, अगर आप लोग क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, कंप्रेस कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, उसकी जो लेंथ होगी वो डिक्रीज होगी, लेंथ डिक्रीज होगी तो डायमीटर क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये चीज़ तो होगी ना, पॉसिबल ये चीज़। तो अगर वैसा केस लेते तो उसमें क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल तो नेगेटिव ही रहने वाला है। दोनों के साइन ऑपोजिट रहेंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। तो एट दी एंड कंक्लूजन ये है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन तो आना ही है। ठीक है, तो वो आपको केस देखना है कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप एक्सपांसन पढ़ रहे हो या आप कंप्रेशन का पढ़ रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको साइन देखना है कि इसके ऊपर आएगा या इसके ऊपर आएगा। वैसे ओवरऑल नेगेटिव ही रहने वाला है। तो ये होता है हमारा पॉइजन्स रेशियो, ये इसकी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन में जो एक नई चीज़ पढ़ी वो हमने पढ़ी लेटरल स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक था, सिंपल सा था, इसके अंदर कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं। अब आप देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आई थिंक सीबीएसई की बुक्स में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन नीट जेईई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो नीटा है ना, इसकी एक लिमिट होती है कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे के जो पीजीटी टीजीटी वाले कंपटीशन एग्जाम्स रहते हैं ना, उसमें भी देखा है, इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो ये जो पॉइजन्स रेशियो है, इसकी वैल्यू, इसकी एक लिमिट होती है, विच इज़ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द लिमिट ऑफ पॉइजन्स रेशियो। इसका मतलब इसकी वैल्यू -1 से तो ज़्यादा होनी चाहिए। इट इज़ बिटवीन -1 एंड 1/2 या फिर -1 एंड 0.5 के बीच में होता है। -1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, और 1/2 से क्या, कम होना चाहिए। ये इसकी लिमिट होती है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ये कैसे आई, ये एक इसकी प्रॉपर्टी है, प्रैक्टिकल्स के थ्रू ही आई है वैल्यू, हमने यहाँ पे प्रूव नहीं करी है, तो ये आपको याद रहनी चाहिए। अब इसके बाद में एक चीज़ रहती है कि आपने अभी तक 4 टाइप के कॉन्स्टेंट्स पढ़ लिए। पॉइजन्स रेशियो आपने अभी पढ़ा, यंग मॉडुलस पढ़ा है, बल्क मॉडुलस पढ़ा है, शेयर मॉडुलस पढ़ा है। इन चारों के बीच में रिलेशंस है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में नहीं है, जो लोग सीबीएसई के लिए, सिर्फ सीबीएसई के लिए पढ़ रहे हैं, तो मैं बता रही हूँ उसमें नहीं है, लेकिन नीट जेईई के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली उन रिलेशन के बीच में ही पूछ सकते हैं। देखो आप एग्जाम में वो रिलेशन निकालने बैठोगे ना, तो आपके एक पेपर में 2 क्वेश्चन ही होने वाले, बिकॉज वो जो रिलेशंस है काफ़ी लंबे लंबे हैं। तो हम लोग डायरेक्ट उन रिलेशंस को लिखने वाले हैं, और जो लोग जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं ना, वो लोग उसको याद रखना पड़ेगा आपको। लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं, थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन। इसको थोड़ा और अच्छे से साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन। बेसिकली इट इज मोर अबाउट थर्मल स्ट्रेन।
क्या होता है थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेंथ। देखो जैसे ही थर्मल वाली चीज़ आ गई ना, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग बात करें हीट की। हीट का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें, यहाँ पे कोई ना कोई टेम्परेचर इन्वॉल्व है, इसीलिए हमने थर्मल वर्ड यूज़ किया है। तो इलास्टिसिटी या फिर मैं बोलूँ स्ट्रेन और ये जो थर्मल वाली चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो सिंपल, सबसे पहले मैं आपको बेसिक एग्जाम्पल्स देके समझाती हूँ जो आप रियल लाइफ में देखते हो कि जब भी आपने अब आगे जब फ्लूइड्स वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। लेकिन अभी मैं एकदम थोड़ा सा बता देती हूँ कि कोई भी सॉलिड हो गया, आपके पास कोई भी मटेरियल है, आपने उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया। टेम्परेचर इंक्रीज करना, इसका मतलब आप उसको किसी टाइप की एनर्जी दे रहे हो, विच इज़ थर्मल एनर्जी। आगे जाके बहुत अच्छे से पढ़ने वालों, अभी एक बार मेरी बात सुन लो। तो आपने उसको एनर्जी दी, थर्मल एनर्जी दी, विच मीन्स आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड टूट जाता है अगर आपने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया। अदरवाइज जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस रहती है ना मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, वो थोड़े से फ्री हो जाएंगे। तो बेसिकली इतना डिफ़िकल्ट नहीं करना चाहती हूँ, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलती हूँ कि जब भी किसी सॉलिड, किसी मटेरियल को आप थर्मल एनर्जी दे रहे हो, थर्मल एनर्जी मीन्स टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हो। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो ना, तो वो जो सॉलिड होगा या मटेरियल होगा, कुछ भी है, वो क्या होगा, एक्सपांड करेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। तो उस एक्सपांसन से हमें क्या मिलने वाला है, स्ट्रेस और स्ट्रेन मिलने वाला है। और इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो भी आप आगे वाली क्लास में ही प्रूव करने वाले हो, यहाँ पे प्रूव नहीं करने वाले हो, लेकिन आपने पढ़ा भी होगा ये। तो ये रिलेशन इन जनरल, फॉर एग्जाम्पल हम लोग टेम्परेचर की वजह से जो भी पैरामीटर में चेंजेस आने वाला है ना, या तो वो लेंथ हो सकता है, चाहे वो एरिया हो सकता है। इसका मतलब है कि हमने किसी भी बॉडी के लिए उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया या फिर डिक्रीज किया, वो भी केसेस हो सकते हैं। अभी हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे, हम लोग ले रहे कि टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होगी, बेसिक पैरामीटर्स होंगे ना, उसमें चेंज आएगी। वो पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, वो लेंथ हो सकता है, वो एरिया हो सकता है, वो वॉल्यूम हो सकता है, वो सरफेस एरिया हो सकता है, वो रेडियस हो सकता है, डायमीटर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो मैं मान लेती हूँ कि मेरा पैरामीटर x है, ठीक है। तो हमारा रिलेशन आएगा x इक्वल्स टू x नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। दिस इज द रिलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इस फॉर्मेट में नहीं पढ़ा होगा, बिकॉज मैं एक जनरल पैरामीटर लेके चल रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे x और x नॉट क्या होता है, ये तो है डेल्टा टी, मतलब हमने उसको कितना टेम्परेचर दिया है। बेसिकली इट्स अ टेम्परेचर डिफरेंस, लेकिन हम लोग टेम्परेचर लेके चल रहे हैं। इसको डिटेल में हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, वहाँ पे यू हैव टू टेक टेम्परेचर डिफरेंस, लेकिन यहाँ आप लोग इसको क्या लेके चल रहे हैं, टेम्परेचर लेके चल रहे हैं। दिस इज द टेम्परेचर जो हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, विच इज़ टेम्परेचर डिफरेंस, कि हमने रूम टेम्परेचर जो भी हमको टेम्परेचर दे रखा है उससे कितना ज़्यादा टेम्परेचर कम किया है या ज़्यादा किया है। सो ये टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ईजी है। अल्फा इज द टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट बेसिकली अल्फा जो है ना, वो बता रहा है कि पर यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसकी लेंथ, ये जो भी पैरामीटर होगा ना, फॉर एग्जांपल हम लोग इसको ले लेते हैं लेंथ, ठीक है। हम लोग इसको क्या ले रहे हैं, लेंथ ले रहे हैं। और हम लोग इलास्टिसिटी वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं ना, तो चलो हम लोग इसको लेंथ लेकर ही ट्राई करते हैं। तो दिस इज L इक्वल्स टू L नॉट +1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस रिलेशन को लेते हैं, आपको समझना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो हियर वी हैव टेम्परेचर विच इज़ नॉर्मल, विच इज़ मतलब जो दिख रहा है आपको, टी इज टेम्परेचर। अल्फा इज व्हाट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है कि पर यूनिट आपने टेम्परेचर अप्लाई किया है, उस पर यूनिट टेम्परेचर चेंज की वजह से लेंथ में कितना चेंज आया है, चेंज इन पर यूनिट चेंज इन लेंथ, क्योंकि हम लोग लेंथ की बात कर रहे हैं, ड्यू टू चेंज इन पर यूनिट टेम्परेचर। बेसिकली सिंपल सा बोले तो टेम्परेचर में चेंज करने की वजह से, एक फिक्स्ड टेम्परेचर में चेंज करने की वजह से फिक्स लेंथ में कितना चेंज आने वाला है, दिस इज आर व्हाट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ये होता है हमारे पास एक कॉफिशिएंट जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी, जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, और अगर नहीं गिवन है तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज गिवन होगी, तो आपको उसको कैलकुलेट करना है। सो दो पैरामीटर्स हमें पता पड़ गए, टी दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, दिस इज अल्फा, दिस इज टेम्परेचर कॉफिशिएंट, एंड नाउ वी हैव L एंड L नॉट। ये जो L नॉट है ना, ये है इनिशियल लेंथ, इनिशियल
लेंथ। इनिशियल लेंथ क्या होता है, हमने पढ़ा ना कि जब हम लोग इलास्टिसिटी वाले केस में फोर्स अप्लाई करते थे, डीफॉर्मिंग फोर्स, उसके बाद में लेंथ में चेंज होता था। लेकिन इनिशियली कितना होता था, कैपिटल एल होता था ना, कि इनिशियली इतना है, उस पर फोर्स लगा है, उसके बाद में जो चेंज होता है दैट इज द डिफरेंट केस, लेकिन इनिशियली कितना होता है, फिक्स। तो ये हमारा ओरिजिनल बाय डिफॉल्ट जितना लेंथ होता है वो है। एंड एल इज व्हाट, कि हमने टेम्परेचर यहाँ पे अप्लाई करा है, टेम्परेचर अप्लाई करने की वजह से उसकी लेंथ में कितना चेंज आया, तो ये होगा नॉर्मल लेंथ। इसका मतलब कि कोई भी टाइप का हमने टेम्परेचर एनर्जी दिया, उसके बाद में लेंथ में क्या चेंज हो, चाहे वो कम हुआ है चाहे वो ज़्यादा हुआ, जो भी हुआ है, उसके बाद जो वैल्यू होगी ना वो ये एल है। तो आपको पैरामीटर्स की वैल्यू पता पड़ गई, ठीक है। तो अब अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और डिटेल में बात करूँ तो हमारे लिए चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। कैसे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, L इक्वल्स टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, सारे पैरामीटर्स हमें पता है। अब मैं इसको क्या करती हूँ, फॉर्मूले इसको ब्रैकेट को खोल के थोड़ा सा इजी करने का ट्राई करती हूँ, तो ये हो जाएगा एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। नाउ सी आई कैन राइट एल माइनस एल नॉट इक्वल्स टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, मैं लिख सकती हूँ। अब आप खुद देखो ये क्या है, ओरिजिनल माइनस जो भी चेंज हुआ उसकी वजह से, तो बेसिकली इट इज डेल्टा एल, जो हम लोग पढ़ते थे ना चेंज, इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव, डिपेंड करता है कि टेम्परेचर की वजह से क्या फर्क आया है। लेकिन हमें इतना पता है कि इट विल बी डेल्टा एल होगा। डेल्टा एल ना चेंज ही आ रहा है ना, आपने फोर्स अप्लाई करा इलास्टिसिटी वाले केस में, यहाँ पे हमने टेम्परेचर अप्लाई किया, उसको टेम्परेचर दिया, उसको हीट दिया, उसको हीट एनर्जी दी, तो उसकी वजह से क्या चेंज आया वो है डेल्टा एल, विच इज इक्वल्स टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। दिस इज द फॉर्मूला। ये चीज़ में आई थिंक अभी तक किसी को कोई कन्फ्यूजन रहनी नहीं चाहिए कि ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब हमारे वाले केस में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना थर्मल स्ट्रेस, वो थर्मल स्ट्रेस क्या होगा, उसमें हम लोग बात करें कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई रॉड है जिसके लिए हम लोग थर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं या थर्मल स्ट्रेन की बात करें, इट इज़ फिक्स्ड, इसके जो दोनों एंड्स है ना, जो एंड्स हैं ये दोनों फिक्स्ड है। अब फिक्स्ड है, ठीक है, चलो इसका मतलब ये मूव नहीं हो सकती। अब अगर मैं इसको क्या देती हूँ, थर्मल एनर्जी देती हूँ, थर्मल एनर्जी, हीट बोल दो या फिर टेम्परेचर बोल दो, ठीक है, हमने इसको चाहे टेम्परेचर इंक्रीज किया, चाहे हमने इसको थर्मल एनर्जी दी, चाहे हमने इसको हीट दी, तो अब क्या होगा, देखो इन जनरल हम लोग क्या बात करते थे कि इसको थर्मल एनर्जी दी तो वो स्ट्रेच होता है, बढ़ता है, लेकिन हमने यहाँ पे बोल दिया कि इसकी जो एंड्स है ना वो तो फिक्स्ड है, तो वो ऑप्शन नहीं है। तो अब इस केस में क्या होगा, कंप्रेस होगा, क्या होगा, कंप्रेस। तो यहाँ पे हम लोग जिस स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। मतलब हम लोग ऐसा, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हम लोग ऐसा फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से जो भी रॉड या जिस भी मटेरियल की हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या होने वाला है, कंप्रेस होने वाला है। द रीजन इज उसके दोनों एंड्स को हमने लॉक कर दिया, उसमें कोई भी कुछ भी मूव नहीं हो सकता, इसकी वजह से वो क्या होने वाला है, कंप्रेस होने वाला है। अब आप देखो कंप्रेस होने वाला है, ये चीज़ हमें पता पड़ गई। अब हम लोग इस फॉर्मूले की बात करते हैं। हमारे पास क्या आ गया, हमने यहाँ पे कंप्रेशन की बात कर ली कि यहाँ पे हम लोग जो टेम्परेचर लगा रहे हैं उसकी वजह से कंप्रेशन स्ट्रेस लगने वाला है और उसकी वजह से लेंथ रिड्यूस होने वाली है। तो हमारे पास जो चेंज इन लेंथ आएगा ना, उसका फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा एल इक्वल्स टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। अब यहाँ पे हम लोग जो थर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट की बात करते हैं विच इज गामा, एंड गामा इज व्हाट, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग ले लेते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और कौन सा स्ट्रेस है ये, थर्मल स्ट्रेस है, ठीक है। अब थर्मल स्ट्रेस हो गया, हम लोग को थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो हम लोग इसको हटा देते हैं, हम लोग इनको वापस लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो वी हैव अ फॉर्मूला विच इज डेल्टा एल इक्वल्स टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। और हमने अभी क्या बोला है कि हमारे पास एक कांस्टेंट है गामा विच इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये कैसा कांस्टेंट है, जो हमने इलास्टिसिटी कांस्टेंट पढ़े था ना उसी टाइप का, बिकॉज वी नो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट विच इज रिलेटेड टू इलास्टिसिटी। तो वही यहाँ पे इसको हमने क्या बोल दिया, गामा, बिकॉज हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मल जो मैकेनिकल फोर्सेस है उसकी बात नहीं कर रहे, थर्मल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको गामा बोल दिया। तो ये जो गामा होगा, अब यहाँ से स्ट्रेस निकालो तो ये हो जाएगा स्ट्रेस इक्वल्स टू गामा मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन, मिल जाएगा हमें फॉर्मूला। अब ये जो स्ट्रेस है ना, दिस इज नॉट द नॉर्मल स्ट्रेस जिसके बारे में हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, ये कौन सा स्ट्रेस है, थर्मल स्ट्रेस है, ठीक है। अब आप देखो हम लोग स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल होता है, डेल्टा एल अपॉन एल होता है,
तो ये वाला फॉर्मूला ले लो और यहाँ पे देखो डेल्टा एल अपॉन एल, एल इज द ओरिजिनल लेंथ ना, यहाँ पे भी ओरिजिनल लेंथ होती थी एल, तो वही हो गया, फिर डेल्टा एल अपॉन एल नोट कर दो, विच इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है? तो क्या मैं स्ट्रेन की जगह ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ? हम लोग थर्मल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही हमने ये फॉर्मूला निकाला, यहाँ पे हम लोग बात भी थर्मल स्ट्रेस की कर रहे हैं, स्ट्रेन भी थर्मली स्ट्रेन ही होगा, और जिसका फॉर्मूला मैं यहाँ से ले सकती हूँ। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा? स्ट्रेस इज इक्वल्स टू गामा इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन इज व्हाट? डेल्टा एल अपॉन एल, और जिसकी वैल्यू क्या होने वाली है? स्ट्रेस इज इक्वल्स टू गामा डेल्टा एल अपॉन एल यानी अल्फा डेल्टा टी। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ थर्मल स्ट्रेस। हमारे पास गामा की वैल्यू होगी, अल्फा की वैल्यू होगी, टेम्परेचर डिफरेंस या फिर टेम्परेचर गिवन होगा, तो हमें स्ट्रेस की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट थर्मल स्ट्रेस, कुछ भी ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा ये फॉर्मूला नया है, अब आपको नया लग रहा है, लेकिन आगे वाले जो चैप्टर्स रहेंगे उसमें ये फॉर्मूला बहुत बार पढ़ने वाले हो, तो आप ये मत सोचो कि यार अब ये नया फॉर्मूला कैसे आता है। वैसे तो अभी तो बहुत सारे फॉर्मूलाज आने वाले हैं, लेकिन जब आप रिपीटेडली इस पर न्यूमेरिकल्स करोगे, इसके ऊपर डेरिवेशन करने वाले हो, तो आपको ये फॉर्मूला इजीली याद रुक जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझना आना चाहिए कि इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले तक हम लोग कैसे आए, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आप लोग सिर्फ जेई नीट के हिसाब से पढ़ रहे हो तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्मल स्ट्रेस, इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और न्यूमेरिकल्स की बात करूँ, ट्रस्ट मी, इसमें न्यूमेरिकल्स भी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपको पता है ना कि ये फॉर्मूला कैसे आया, क्या चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ही बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की। देखो यहाँ पे जाके हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे जाके हमारा चैप्टर में जो मेन टॉपिक्स है ना वो तो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। हमने इलास्टिसिटी पढ़ लिया, बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, उसके टाइप्स पढ़ लिए, स्ट्रेस के टाइप पढ़ लिए, स्ट्रेन के टाइप पढ़ लिए, कंप्रेसिव, टेंसाइल, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। उसके बाद में आज हमने पॉइजन्स रेशियो पढ़ लिया, पॉइजन्स रेशियो के बाद में हमने थर्मल स्ट्रेस भी पढ़ लिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी की कैसे हम लोग उसको रियल लाइफ जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना उससे कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो हम लोग इसको दे सकते हैं एप्लीकेशन। दे आर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है ना। आप सीबीएसई की बुक पढ़ोगे तो उसमें थ्योरी के लंबे चौड़े 2-3 पेज दे रखे होंगे, आपको सिर्फ एक बार रीड करना है उसको। तो सारे एप्लीकेशन सारे समझाने का कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ थ्योरी है, सिर्फ लैंग्वेज स्टेटमेंट है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन दो इम्पॉर्टेंट इसके अंदर जो एप्लीकेशन है जो मुझे ज़रूरी लगा समझाना, उसमें सबसे पहला है रेलवे ट्रैक से रिलेटेड। रेलवे ट्रैक से रिलेटेड, इसका मतलब आपने रेलवे के ट्रैक्स देखे होंगे तो उनका जो शेप रहता है ना वो आई शेप्ड रहता है, इस टाइप से। ठीक है, ध्यान से देखना, पता पड़ जाएगा, आई शेप्ड रहता है। वाई इट इज़ आई शेप्ड? ठीक है, ऐसा क्या है कि हमने इसको आई शेप बनाया, हम लोगों ने इसको प्लेन ऐसा ही क्यों नहीं रखा, प्लेन हमने ऐसा ही क्यों नहीं रखा कि बस एक रेक्टेंगुलर जो स्लैब रहता है ना वैसे रखने का, इसमें आई शेप क्यों बनाया? कोई ना कोई तो लॉजिक रहेगा ना कि हमने इसको आई शेप दिया है, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो हम लोग समझते हैं, और वो कैसे इलास्टिसिटी से रिलेटेड है वो भी हम लोग समझते हैं। देखो ये जो आई शेप ट्रैक बने होते हैं ये किसी ना किसी मटेरियल के होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज आयरन के होते हैं, वैसे आयरन के बने। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग सॉलिड की बात करें तो हम लोग यंग मॉडुलस की बात करें। यंग मॉडुलस किसी भी मटेरियल की, किसी भी सॉलिड की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। वो हमें पता होता है कि आयरन के लिए इतना होगा, कॉपर के लिए इतना होगा, और कोई टाइप का है तो उसके लिए अलग होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे आयरन लिया तो इसके लिए वाई है, कितनी वैल्यू अभी हमें उससे मतलब नहीं, हम लोग को इसकी थ्योरी समझनी है, वाई है। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ वेट लगाया, ठीक है, ये आई शेप्ड कुछ है और मैं यहाँ पे वेट लगा रही हूँ। तो वेट लगाने की वजह से इसमें कुछ ना कुछ डिप्रेशन आएगा। डिप्रेशन का मतलब है वो थोड़ा सा ऐसे कर्वी नहीं हो जाएगी, ये एक मार्कर है। अब मैं इस पर बहुत ज़्यादा वेट लगा रही हूँ तो ये बीच में से ऐसे डिप्रेस होने लग जाएगा। तो ये कितना डिप्रेस होता है, फॉर एग्जाम्पल ये, तो ये कितना डिप्रेस होता है ना, ये होता है हमारा डिप्रेशन एंगल। हम लोगों ने इसको बोल दिया डेल्टा, विच इज व्हाट, डिप्रेशन एंगल। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि क्या ज़्यादा डिप्रेस होना अच्छा है या कम डिप्रेस होना अच्छा है।
किसी भी अगर हम लोग पर्टिकुलर रेलवे ट्रैक की बात करते हैं, ठीक है, हमने आई शेप लिया, उसके ऊपर से ट्रेन जा रही है, मतलब उसके ऊपर वेट आ रहा है ना, उसके ऊपर किसी न किसी टाइप का फोर्स लग रहा है, वेट लग रहा है, विच इज mg, उसका जो भी मास रहेगा मल्टीप्लाई बाय द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, वो चीज़ रहने वाली है। तो यहाँ पे w लग रहा है। अब ये जितना ज़्यादा डिप्रेस होगा ना, उतना उस मटेरियल के अच्छा नहीं होगा। अगर बॉडी बहुत ज़्यादा डिप्रेस करी, हमने कुछ थोड़ा सा वेट लगाया, वो एकदम से ऐसे कर्व हो रही, तो ज़्यादा वेट लगाने पे तो वो टूट ही जाएगी ना बीच में से, तो वो तो एक उसकी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो इसका मतलब मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि किसी भी मटीरियल के लिए, किसी भी शेप के लिए, हम लोग पर्टिकुलर इसी शेप की बात करें ना, तो इसका डिप्रेशन एंगल जितना कम होगा ना, बॉडी उतना अच्छा परफॉर्म करेगी, मतलब उतना अच्छा वो शेप या वो मटेरियल माना जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई क्यों? जितना ज़्यादा वो डिप्रेस होगी, जितना ज़्यादा वो वेट को अच्छे से हैंडल कर पाएगी ना, वो चीज़ अच्छी होगी, ठीक है। तो ये जो डिप्रेशन एंगल होता है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है। कैसे आई वो कैलकुलेट करने में आपको नहीं जाना है, बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है और कहीं पे आने वाला भी नहीं है, आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ये होता है WL³ अपॉन 4BD³ डेल्टा। दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे W क्या है, वेट जो लगा रहे हैं वो, L क्या है, इसकी लेंथ ले लो, दिस इज L, 4 इज अ कांस्टेंट, B इज द, B और D क्या है, ब्रेड्थ, तो इसकी चौड़ाई कितनी है और इसकी ऊंचाई कितनी है, वो B और D को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दिस इज नॉट डेल, दिस इज Y। ये हमारा यंग्स मॉडुलस, हम लोग किसी सॉलिड की बात कर रहे हो, यंग्स मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कांस्टेंट है, वो हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ओके अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, और W को हम लोग लिख सकते हैं mg, लिख सकते हैं ना, ये जो W है वो mg के बराबर ही तो होता है, जो भी मास इसके ऊपर आ रहा है उसकी वजह से W क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब मुझे पता है कि अगर हमें इसको अच्छा परफॉर्म करवाना है, कि ये अच्छा परफॉर्म करे, तो उसके लिए इसका डिप्रेशन एंगल कम होना चाहिए। डिप्रेशन एंगल कम, जितना डिप्रेशन एंगल कम होगा उतनी ही बॉडी में स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, विच मीन्स strength is inversely proportional to this डेल्टा। डेल्टा जितना कम होगा स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, ये चीज़ क्लियर है। चलो इसके आगे हम लोग बात करते हैं, विच मीन्स कि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब जो स्ट्रेंथ होगी ना, ये हमारे पास स्ट्रेंथ है, ये प्रोपोर्शनल किसकी होगी, ये प्रोपोर्शनल होगी B के, D³ के, Y के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कितनी होगी, M के और L³ के, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा कर दो ना, वो हमारी स्ट्रेंथ हो जाएगी, बिकॉज ये 1/डेल्टा के प्रोपोर्शनल आ रही है स्ट्रेंथ, तो इसका जस्ट उल्टा हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ हो जाएगी। मैंने को उसको डायरेक्टली लिख दिया ये चीज़ें। अब यहाँ से आप देखो कि एक तो हमने नॉर्मल, हम लोग वापस अपने इनिशियल क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्यों हमने इसको आई शेप लिया, हमने एक नॉर्मल रेक्टेंगुलर बार क्यों नहीं लिया। तो उसका रीज़न मैं बताती हूँ। एक हमने लिया ये रेक्टेंगुलर बार, और एक हमने ले लिया, इसका शेप कर लिया कुछ ऐसा, ठीक है ना। आप इसको ऐसे कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो रेक्टेंगुलर स्लैब में मास ज़्यादा है या आई शेप में मास ज़्यादा है, सेम लेंथ ली है, लेंथ में हमने कोई चेंज नहीं किया, लेंथ हमारी सेम है, लेकिन आप शेप में देखो कि ये जो आई शेप रहेगा ना, इसमें मास थोड़ा सा क्या होगा, कम है, ठीक है। इसमें मास कम है, और पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर स्लैब लेते तो उसमें मास थोड़ा सा ज़्यादा होगा, वो चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर से दिख रही है। ये हमारा रेक्टेंगुलर स्लैब है और ये हमने आई शेप लिया, तो आई शेप में थोड़ा सा तो मास कम हुआ, अब अगर हम लोग मास कम की बात करते हैं, तो बॉडी का मास जितना ज़्यादा कम होगा स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, बिकॉज स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द मास ऑफ द बॉडी, जिस भी हम लोग बॉडी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस कंक्लूजन पे आते हैं। होपफुली आपको भी समझ में आ गया होगा कि बॉडी का मास कम है ना, तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। मास कम का मतलब ये नहीं होगा कि आप रेक्टेंगुलर स्लैब को छोटा कर दो, आप उसको छोटा कर दोगे ना तो बाकी पैरामीटर्स भी कम हो जाएगी, उसकी ब्रेड्थ कम हो जाएगी, उसकी डेप्थ कम हो जाएगी, तो भी स्ट्रेंथ भी कम ही होने वाली है, तो उससे कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन हम लोग उसके मास को कुछ इस टाइप से कम करें कि उसकी लेंथ सेम रहे, BD सेम रहे, लेकिन उसका मास कम हो जाए, विच इज़ आई शेप्ड हमने इसे बनाया। तो यहाँ से क्या हुआ, उसका मास कम हुआ तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, बढ़ गई, और डिप्रेशन एंगल उतना ही कम हो गया, तो वो एक अच्छी बॉडी का प्रॉपर्टी में आएगा। तो इसी वजह से हम लोग नॉर्मल रेक्टेंगुलर स्लैब नहीं लेकर हम लोग ऐसी शेप लेते हैं जिसमें मास थोड़ा सा कम हो, विच इज़ जिसका एग्जाम्पल क्या है, आई शेप्ड बॉडी। तो दिस इज़ द रीज़न कि हम लोग आई शेप को ज़्यादा बेटर मानते हैं, बिकॉज इसमें मास कम होता है और स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। थोड़ा घुमा फिरा के बोला, लेकिन समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। अब इसका एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। होलो पाइप्स
आर मोर स्ट्रॉन्ग देन सॉलिड पाइप्स। इसका मतलब एक तो हम लोग होलो पाइप की बात करें, एक सॉलिड पाइप की बात करें, तो जो होलो पाइप रहता है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। देखो आपने देखा भी होगा कि जब आप लोग किसी गार्डन वगैरह में जाते हो या फिर आपके स्कूल वगैरह में भी जो स्पोर्ट्स एरिया रहता होगा वहाँ पे एक होता है ऐसे कुछ पाइप का बना होता है जिसके ऊपर आप हैंग कर सकते हो, आप पुशअप्स वगैरह करते हो, तो वो है ना होलो होता है, वो सॉलिड नहीं होता है। क्यों? इसका रीज़न है इसको सॉलिड क्यों नहीं बनाया, हिसाब से तो मास ज़्यादा है, तो सॉलिड का मतलब मास ज़्यादा है तो वो ज़्यादा वेट को होल्ड करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अगर हम लोग उसी डिप्रेशन एंगल की बात करें ना, तो पाइप्स के लिए जो डिप्रेशन एंगल क्या रहता है, ऊपर वाली चीज़ें सेम है, नीचे होता है 12 पाई R4Y। ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है, W इज सेम mg, L उसका लेंथ हो जाएगा पाइप का, 12 इज अ कांस्टेंट, पाई इज अ कांस्टेंट, R उसका रेडियस, और Y हर सॉलिड के लिए उसका जो कांस्टेंट रहता है वो है Y, यंग्स मॉडुलस। तो इसका मतलब जो स्ट्रेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 डेल्टा, और प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगी, पाई इज अ कांस्टेंट, R4 WL3, W को आप mg भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब R के प्रोपोर्शनल, हम लोग मेनली बात करते हैं सेम लेंथ, आप चाहे सॉलिड ले लो चाहे होलो ले लो, दोनों सेम लेंथ के, तो उसमें से कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग होगा, सेम लेंथ लेके चल रहे हैं, कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग होगा, होलो वाला ज़्यादा स्ट्रांग होगा। देखो लेंथ तो सेम है, कोई नहीं, सेम मास लगाया है, ये हमारे पास एक सॉलिड पाइप है और ये हमारे पास एक होलो पाइप है, दोनों की लेंथ सेम है, सेम ही मटेरियल का बना हुआ है, तो इसका मतलब y की वैल्यू भी सेम होगा। इस पे हमने एक वेट लगाया W और इस पे भी वेट लगाया W, सेम वेट है, कोई चेंज नहीं है। अब आप देखो सारी चीज़ें कांस्टेंट है, L सेम है, वेट भी सेम है, तो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, R पे डिपेंड कर रहा है। तो जो सॉलिड पाइप रहता है ना उसका जो रेडियस होता है वो कंपैरेटिवली होलो से कम रहता है। ये पूरा फिल्ड है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका ऐसे रहता है, किसी मटेरियल का सॉलिड बनाओ तो उसकी रेडियस कम होगी। यही रीज़न है कि जो होलो पाइप से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, बिकॉज वहाँ पे उनकी रेडियस जो होलो पाइप्स रहते हैं उनकी रेडियस ज़्यादा होती है, रेडियस ज़्यादा होगी तो डिप्रेशन एंगल कम होगा, डिप्रेशन एंगल कम होगा तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि होलो पाइप्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड पाइप्स, ये भी एक रीज़न है, ठीक है। तो ये हो गया, और इसी टाइप से कुछ प्रॉपर्टीज़ और हो जाएगी। फॉर एग्जांपल शाफ्ट वाला वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, और आई थिंक उसके न्यूमेरिकल्स भी अभी इस चैप्टर तक की बात करूँ तो नहीं बनते। वो टाउ से आता है, टॉर्क से आता है, कि टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी ये कुछ ऐसा, इसका फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल्स टू सी थीटा, और ये कांस्टेंट होता है सी की वैल्यू। तो ये आप लोग मुझे चेक करके बताना। देखो अगर आपको कोचिंग में स्कूल में कराया होगा तो आपको डेफिनेटली पता होगा, तो ये आपको मुझे चेक करके बताना कि ये आपके इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है। तो अगर ये पढ़ाया हो, वैसे भी देखो आगे वाले चैप्टर्स में तो मैं पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन अगर आपको पढ़ा दिया हो स्कूल में, कोचिंग में, कहीं पे भी, तो मुझे बताना, तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो पहले ही अपलोड कर दूंगी। पर मेरे हिसाब से एनसीईआरटी की आपकी बुक्स में तो नहीं है। अब कोचिंग का आप लोग मुझे कंफर्म करके बताना कि है या नहीं। अगर ये होगा तो ये वाला भी हम लोग करवा देंगे, इसके ऊपर 2-3 न्यूमेरिकल्स के अच्छे वाले बनते हैं, वो भी करवा देंगे। तो ये आप मुझे चेक करके बताना कि जो शाफ्ट का जो टॉर्क है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन या टॉपिक इसमें यूनिट के अंदर है या नहीं है। तो ये हमने कुछ 2-3 एप्लीकेशंस की बात कर ली। इसके बाद में हम लोग लास्ट जो टॉपिक रहता है वो रहता है रिलेशन का, कि जितने भी पैरामीटर्स है हमारे पास 4 पैरामीटर्स है। एक है यंग्स मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो, बल्क मॉडुलस के, और शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस का सिंबल क्या लिया था हमने, नीटा। तो ये 4 कांस्टेंट है, इनके बीच में क्या क्या रिलेशंस होते हैं उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो वो हम लोग अभी ये कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 4 रिलेशंस है, इन चारों के चारों पैरामीटर्स के अंदर बीच में क्या क्या रिलेशंस है। देखो ये है ना, इसके ऊपर मैं चाहूँ तो इसको पूरा का पूरा डेराइव भी कर सकती हूँ, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं आने वाला है ना। तो आपके वो इसमें सीबीएसई वालों के लिए तो टॉपिक है ही नहीं, बिकॉज ये आपके बुक में नहीं है। लेकिन जो जेईई नीट की तैयारी करे तो उसको आपको डेरिवेशन कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो एट दी एंड आपको ये चारों रिलेशन ही याद करने पड़ेंगे।
तो ये जो रिलेशन है इनके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल्स में। फॉर एग्जांपल आपको y दे दिया, नीटा दे दिया और पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू पूछी है तो निकालनी है। आपको y दे दिया, पॉइजन्स रेशियो निकाल दिया, आपको बल्क मॉडुलस की वैल्यू निकालनी, उसी टाइप से सारे के सारे रिलेशन के लिए आपको पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ये 4 रिलेशन है, आपको याद करने पड़ेंगे। आप इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करोगे, आपके जो भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल क्वेश्चन हो गए, अगर उसमें कोई न्यूमेरिकल हुआ इसके ऊपर तो मैं डेफिनेटली करवा दूंगी। अदरवाइज आपकी शीट है, जो भी आपको कोचिंग में शीट्स वगैरह मिलती है, अगर उसके अंदर हो तो आप न्यूमेरिकल्स करना, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। तो ये एक सिर्फ याद रखने वाला टॉपिक है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है कि इनके बीच में जो भी रिलेशंस होंगे उनके लिए 4 फॉर्मूलाज हैं। अब एक टॉपिक है, वो भी आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बन सकता है, इसलिए मैं बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास कोई भी एक पाइप ले लो, बॉडी ले लो, मटेरियल ले लो, वेट ले लो, वो इन 2 वायर से हैंग कर रखा है। ये दोनों वायर अलग अलग मटेरियल के, फॉर एग्जांपल दिस इज ऑफ कॉपर और ये हो गया आयरन का, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग मटेरियल है तो इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी, तो इनका यंग मॉडुलस भी अलग अलग होगा। तो इसके लिए y1 हो गया, इसके लिए y2 हो गया, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो अगर मुझे इस पूरी बॉडी के लिए इक्विवेलेंट y निकालना है, इक्विवेलेंट y, दैट इज y इक्विवेलेंट क्या होगा, तो वो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। एक तो ये रिलेशन हो गया, एक हो गया कि एक वायर ऐसा है और दूसरा वायर ऐसा है, ठीक है। मतलब इसमें क्या कॉम्बिनेशन दे रखा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो इस सीरीज वाले में भी क्या पूछ रखा होगा, y इक्विवेलेंट कितना होगा। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको आ सकता है, और न्यूमेरिकल नहीं आए तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। तो इसके लिए कैसे करना है तो मैं आपको बता देती हूँ। जब आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछा हो तो वहाँ पे हमारा y इक्विवेलेंट होगा ना, वो हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, पैरेलल कॉम्बिनेशंस दे रखा है, y1 और y2 गिवन है और आपको y इक्विवेलेंट पूछा है यानी पूरे सिस्टम के लिए, तो वो होने वाला है दोनों का एवरेज। उसी टाइप से अगर सीरीज कॉम्बिनेशन दे रखा है, सीरीज में भी आपको y1 गिवन है, y2 गिवन है और y इक्विवेलेंट पूछा है, तो वो होने वाला है 2y1 y2 अपॉन y1 प्लस y2। ये होने वाला है क्या, हमारा सीरीज का फॉर्मूला। तो दीज 2 फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं न्यूमेरिकल्स पर्पज से बोलूँ, एनसीईआरटी में नहीं है, सीबीएसई में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जेईई और नीट के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। या तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेंगे या फिर y1 y2 की वैल्यू गिवन होगी और y इक्विवेलेंट पूछा होगा, और आपको सिर्फ चेक करना है कि कॉम्बिनेशन कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है या सीरीज कॉम्बिनेशन है। पैरेलल होगा तो फॉर्मूला एवरेज वाला रहने वाला है, और सीरीज रहेगा तो 2y1 y2 अपॉन y1 प्लस y2 ये फॉर्मूला रहने वाला है। तो ये दोनों चीज़ भी आपको याद करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था, वो तो मैंने वीडियोस छोटे छोटे लिए तो इसलिए 3 वीडियोस बने, अदरवाइज़ ये आई थिंक 2 वीडियो में भी कंप्लीट हो जाता। तो इस चैप्टर में चीज़ें याद रखने की ज़्यादा थी, थियोरी ज़्यादा थी, न्यूमेरिकल्स उतना बहुत ज़्यादा लेंदी या जो बोलते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स इस पर नहीं बनते। डायरेक्ट क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है। फॉर एग्जांपल इस फॉर्मूले पे पूछ लिया, रिलेशन पे पूछ लिया, तो उस टाइप के न्यूमेरिकल्स बनने के ज़्यादा चांसेस है। मैंने मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट करवा लिया है। आप लोग चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, आपके अगर कोचिंग से चेक करना है वहाँ से चेक कर लेना, बुक से चेक करना वहाँ से चेक कर लेना। आपको लगता है कि कहीं कोई टॉपिक मुझसे रह गया है या फिर कहीं किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, आप एकदम फ्री होके ऑनेस्टली मुझे बता देना कमेंट में कि ये वाला चैप्टर ये वाला टॉपिक रह गया या फिर ये वाले टॉपिक में हमको प्रॉब्लम है, मैं उसको दोबारा से समझा दूँगी। वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप लोग वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हो। वीडियो को पूरा देखो तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। देखो आपको आइंस्टीन भी आगे पढ़ाने लग जाएगा ना, और आप आगे की 2 लाइन पढ़ के बोलोगे यार नहीं पढ़ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। आप वीडियो पूरा देखो, फिर वीडियो को जज करो कि हाँ मुझे समझ में आया नहीं आया। नहीं आया आप ऑनेस्टली मुझे कमेंट कर सकते हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं डेफिनेटली उसको क्लियर करूँगी। आ गया तो भी बता देना कि हाँ सब समझ में आ गया, ठीक है, दोनों ही चीज़ मुझे चल जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड शायद यही हमारे चैप्टर का नाम है। इसके बाद वाला थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो हम लोग करने वाले। नीट जेईई वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उससे थोड़े से लेंदी अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स उस चैप्टर से बनते हैं, तो बहुत अच्छे से करने वाले हम लोग। तो अभी तक जितना भी पढ़ाया ना सब रिवाइज़ कर लो, एग्ज़ाम भी आ जाएंगे 2-3 महीने में,
2-3 महीने में, नवंबर दिसंबर जैन फेब 3-4 महीने में। तो अच्छे से पढ़ाई करो, कहीं पे किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है आप मुझे बताओ, चलो मुझे नहीं बता रहे हो आप अपने स्कूल में टीचर से किसी से भी पूछ सकते हो, लेकिन पूरा वीडियो देखा करो। कोई भी कॉन्सेप्ट है ना उसको अच्छी तरह से पूरा समझो, बीच में छोड़ के मत जाओ। देखो एक मैं ऑनेस्ट एडवाइस आपको देना चाहती हूँ, अगर आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो तो मेरी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना अपनी लाइफ में, कि आप लोग क्या करते हो ना, कोई भी टॉपिक हो गया, चाहे वो इजी से इजी टॉपिक हो चाहे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक हो, आज के टाइम में पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ स्किप करके कुछ कर लोगे। अगर जिनको ऑनेस्टली पढ़ना है, चाहे वो किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो या फिर चाहे आगे उनको जेई नीट नहीं देना है, कोई सिविल सर्विसेज के लिए जाना चाहता है, कोई बेसिक जो बीएससी एमएससी होता है उनके लिए जाना चाहता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो यहीं से बनते हैं, क्लास 11 से। मैं 10 तक भी नहीं बोल रही, देखो 10 तक भी बनते हैं, लेकिन चलो नहीं पढ़ा आपने 10 तक, लेकिन यहाँ से अगर आपने साइंस ली है तो आपके जो कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे ना वो इसी क्लास से होंगे। 11th में कितना अच्छा पढ़ा, 11th में जितना अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएगी 12th में उतना ईजी रहेगा, ठीक है। वरना क्या होगा, 11th तो निकाल दो, कह रहा 12th में बोर्ड है वहाँ पढ़ना है, फिर आप सब चीज़ों को रटने लग जाओगे, आपको कॉन्सेप्ट से कोई मतलब ही नहीं होगा, नहीं आपके पास इतना टाइम होगा 12th में कि आप 11th फिर से पढ़ने बैठो। इसीलिए मैं बोल रही हूँ चाहे कहीं से भी पढ़ो, चाहे बुक से पढ़ो, इंटरनेट से पढ़ो, मेरे वीडियो से पढ़ो, कहीं और के वीडियो से पढ़ो, कोचिंग से पढ़ो, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करो। कहीं पे कंफ्यूजन आता है, नहीं समझ में पाता है, आज के टाइम पे तो बहुत सारे सोर्सेज है, आप कहीं से भी उसको अच्छे से समझ सकते हो। तो ये फ्री की एडवाइस दे रही हूँ। और चलो ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।